नेक्स्ट यूनिट 5th वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। वैल्यू 5th चैप्टर में आपको दो है, इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन, और चॉइस है यहाँ पर आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसमें चॉइस है, लेकिन एग्जाम में आपको ये 3 टाइप से आ सकता क्वेश्चन पेपर यूनिट 5th का। गुडविल में से आपको थियरी और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में से भी थियरी, दोनों थियरी भी एक्सपेक्ट कर सकते, कभी कभी ऐसा होता क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, यहाँ पर गुडविल की थियरी और कुछ ऐसा हो सकता है कि गुडविल की थियरी आती है आपको और शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में से एक प्रॉब्लम आता, या ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल का प्रॉब्लम आता आपको और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में जो है सो थियरी पूछ सकता। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है यूनिट 5 में पूछने के क्वेश्चन में पेपर में, दोनों थियरी, या गुडविल में से थियरी शेयर में से प्रॉब्लम, या गुडविल में से प्रॉब्लम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में से थियरी। सो नाउ एट दिस लास्ट मोमेंट आई विल डिस्कस 2 थियरी क्वेश्चंस and I am giving you 2 theory questions and only 2 problems. One from goodwill I will explain and one from valuation of shares. ठीक है, so now let's start with what do you mean by goodwill. Explain methods of valuation of goodwill. ठीक है, गुडविल किसको बोलते हैं? इन ए कॉर्पोरेट वर्ड द टर्म गुडविल इज ऑफनली यूज्ड हुज मीनिंग इज फाउंड टू बी एम्बिजियस एज इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू डिफाइन। गुडविल को डिफाइन करना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मुश्किल है। हाउएवर इट इज रिगार्डेड एज इनवैल्यूएबल एसेट भी बोलते हैं उसको, इंटेंजिबल एसेट रहता है ये। ठीक है, जिसको अपन इंटेंजिबल एसेट बोले तो गुडविल, जिसको अपन टच नहीं कर सकते लेकिन वो एक एसेट है। इन फ्यूचर अगर आप बिजनेस बेचे तो आपको अमाउंट आ सकता तो, लेकिन वो दिखाई नहीं देता अपने को, वी कांट सी विद द आइज। एक बिल्डिंग है, एक मशीन है, अपन देख सकते हैं उसको, टेंजिबल एसेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो एग्जिस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। गुडविल इज डिफाइंड द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। गुडविल को कैसे डिफाइन करते हैं? बिजनेस की एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। आप कभी भी बिजनेस को बंद करो, अगर आपका मार्केट में गुडविल बन गया अगर एक बार, तो जो है सो एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में आपको जो है सो उससे प्रॉफिट मिलता ही मिलता कैसा भी। गुडविल रिफर्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। अब आज का जो बिजनेस रन हो रहा, वो बिजनेस जो है सो आगे चल के कुछ एक्सेस अमाउंट जो है ना अपन अर्न करने का एंटिसिपेट कर सकते गुडविल से। तो मेथड्स ऑफ गुडविल में अपने को 5 मेथड्स है। आर्बिट्ररी मेथड, आर्बिट्ररी मेथड बहुत सिंपल मेथड रहता है ये मेथड में क्या रहता है बोले तो, सोल ट्रेडर बिजनेस है समझो, सोल ट्रेडिंग बिजनेस, एक मेडिकल शॉप है या किराना स्टोर है या कुछ भी, कोई सोल ट्रेडर बिजनेस एग्जाम्पल ले लेना छोटा मोटा। अगर उसकी वैल्यू वो बिजनेस की पूरा शॉप का जो भी प्रोडक्ट्स अंदर है उसका पूरा एसेट्स जितना भी रहता, वो एसेट्स सपोज 1 लाख है। अब उन लोगों जो बिजनेस को रन करे, एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं आपको, 1 लाख है ये, एक किराना स्टोर है सपोज, 1 लाख हो रहा उसका पूरा सामान का, लेकिन जो बिजनेसमैन है उन्होंने सेल करने वाले 20,000 एक्स्ट्रा दिए बोले, दिस 20,000 जो है ना गुडविल बोल रहता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरा बिजनेस को सेट करके कस्टमर्स पूरे रेडी रहते वहाँ पर, अब उनको नहीं हो रहा उन्होंने बेच दे रहे, तो जो ये एक्स्ट्रा जो अमाउंट रहता वो। आर्बिट्ररी मेथड इज ए सिंपलेस्ट मेथड रहता विच इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। इन दिस मेथड दोनों पार्टीज जो है सो म्यूचुअल एग्रीमेंट करते, बायर एंड सेलर, कि जितना भी नेट एसेट्स रहता अपने कने उसका एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे करते हैं उसको गुडविल बोलते बोल के। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आर्बिट्ररी मेथड सिंपल मेथड रहता है, इट इज कंसिडर्ड एज एन इम्प्रॉपर मेथड है एक्चुअली फॉर वैल्यू ऑफ द गुडविल, लेकिन छोटे मोटे बिजनेस के लिए सूटेबल रहता है बिकॉज इट डज नॉट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का पास्ट का परफॉर्मेंस कुछ भी कंसिडर नहीं करते यहाँ पर, ओनली म्यूचुअल एग्रीमेंट होता बायर और सेलर के बीच में, और जो है सो गुडविल जो है सो इतना फिक्स हो जाता वहाँ पर। आर्बिट्ररी मेथड बोलते हैं। अगर ये 4 मार्क्स में भी आया तो आपको शॉर्ट में आ सकता क्वेश्चन। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पर जो अपन एक्चुअली प्रॉब्लम्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको थियरी में लिखना है आपको। ठीक है, गुडविल मालूम करने के लिए अपने को एवरेज प्रॉफिट मेथड रहता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 3 तरह के प्रॉफिट रहते। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या होता, इज कैलकुलेटेड व्हेन द पास्ट प्रॉफिट को कंपनी के देखते कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, एंड डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर ट्रेंड, कुछ भी चेंजेस नहीं आते। 20,000 प्रॉफिट आ रहा तो एवरी मंथ 20,000 है प्रॉफिट। वैसा सिंपल एवरेज मेथड में जब बिजनेस में कांस्टेंट प्रॉफिट रहता, कुछ भी ट्रेंड बोले तो ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी हो सकता, कम ज़्यादा, वैसा नहीं हो रहा तो ये सिंपल एवरेज मेथड यूज होता है। इट इज़ वेरी सिंपल रहता, ईजी रहता मेथड ये कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या रहता है, जब फ्लक्चुएशंस आते बिजनेस में, ये 2 पॉइंट मैंने देखे यहाँ पर कांस्टेंट है, सिंपल एवरेज में सेम प्रॉफिट रहता, यहाँ पर फ्लक्चुएट होता बढ़ता कम होता। तो जब फ्लक्चुएट होता प्रॉफिट तो समझो 20,000 30,000 यहाँ पर वेट्स देते अपन 1 2 3 4 5, उसको वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम करते जब, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली एंड देन मल्टीप्लाइड विद द रेस्पेक्टिव नंबर 1 2 3 ऐसा वेट्स देके हाईएस्ट वेट को असाइन करते, मोस्ट रिसेंट पास्ट प्रॉफिट को लीस्ट वेट को जो है सो लीस्ट वैल्यू असाइन करके प्रॉफिट मालूम करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, दिस मेथड कंपेयर्स द नॉर्मल प्रॉफिट एंड विद द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, अब कंपनी का प्रेजेंट कितना नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा, फ्यूचर में कितना मेन और आ सकता, ये दोनों को कंपेयर करके जो है सो जो भी एक्सेस अमाउंट होता वो जो है सो सुपर प्रॉफिट रहता यहाँ पर। नेक्स्ट वेल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या रहता, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मालूम होना कंपनी का जरूरी रहता। इट इज़ अ रेट अर्निंग विच इज इन्वेस्टर एक्सपेक्ट इन जनरल फॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब इतना अमाउंट इन्वेस्ट करे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ सकता है अगर दूसरे बिजनेस में करे अगर उन्होंने, तो सपोज ये बिजनेस खरीद रहे, अगर इसका गुडविल देख रहे ना अपन, तो सिमिलर बिजनेस को अगर खरीदे तो उसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा जो है सो यहाँ पर कैलकुलेट करते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड में अपने को एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये प्रॉब्लम्स में अपन करते हैं ना, एसेट्स को ले लेते पूरे, लायबिलिटी को करे तो कैपिटल आता। फ्रॉम द एसेट ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स ये निकाल देने के बाद अदर लायबिलिटीज आर डिडक्टेड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा मालूम करते अपन, ये थियरी में लिखना है, वहाँ पर प्रॉब्लम में येज करते हैं अपन वहाँ पर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मालूम करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाने के बाद हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, जितना भी आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाता कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। सो स्टेप 2 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल, ये अपन स्टेप्स जो भी अपने को रहते हैं ना, नॉर्मल प्रॉफिट कैसा मालूम करते हैं अपन, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। एक्चुअल प्रॉफिट कैसा मालूम करते हैं, वेटेड एवरेज ईयर पास्ट, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मुलेस जो भी अपन प्रॉब्लम में यूज करते हैं ना वो फॉर्मुलेस पूरे लिख देना यहाँ पर, स्टेप्स टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट मेथड में। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये फॉर्मूला रहता है सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये लास्ट में फॉर्मूले में अप्लाई करना रहता है अपने को सुपर प्रॉफिट मालूम कर लेने के बाद। सुपर प्रॉफिट आ जाना, सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है अपने को एन्युटी मेथड, दिस मेथड यूजेज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। ये जो है सब बहुत क्रिटिकल रहता है, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, खाली एन्युटी मेथड में सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इन अदर वर्ड्स प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर सुपर प्रॉफिट कंसिस्ट ए गुडविल, द पीवीएफ इज कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, खाली यूजिंग ए फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द गुडविल इन एन्युटी मेथड बाय हाउ सुपर प्रॉफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को माइनस करके जो है सो मालूम कर सकते अपन, गुडविल बोल के लिख देना है। नेक्स्ट वैल्यूएशन लिस्ट और द मेथड्स, एक्चुअली दिस क्वेश्चन यू मे गेट इट, व्हाट इज मीन बाय शेयर्स, शेयर्स किसको बोलते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड मेथड ऑफ वैल्यूएटिंग शेयर्स, ठीक है। शेयर किसको बोलते हैं, शेयर ऑफ ए कंपनी इज बेसिकली रिलेटेड टू कैपिटल कुछ बोलते हैं शेयर से, ठीक है ना। अब एक कंपनी का कैपिटल है 20 लाख, उसको पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं छोटे छोटे उसको शेयर्स बोलते हैं कंपनी के। ये कंपनी के शेयर्स जो खरीदते हैं उन लोगों को शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर क्या रहते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी रहते हैं। That's only you have to write in the words here. Shares of a company are basically related to the capital of the firm, which is required for the काय के लिए जरूरत रहती है कैपिटल की, पैसे की जरूरत क्यों रहती, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस रहते हैं, ऑपरेशंस तो जो भी काम जो खरीदना बेचना जो भी रहता है पूरे ऑपरेशंस को करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। पीपल हु परचेज शेयर्स ऑफ ए कंपनी उसको शेयर होल्डर बोलते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं लोगों को। वैल्यू ऑफ शेयर रिफर्स टू द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग रहती है। फेस वैल्यू बोले तो जो प्रोमोटर जो बिजनेसमैन रहता है उन्हें फिक्स करता है शेयर की वैल्यू को, लेकिन मार्केट वैल्यू बोले तो एक्चुअली कंपनी डिमांड एंड सप्लाई को देख के शेयर की वैल्यू जो है ना फिक्स होती है, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट यू हैव so importance of valuation of shares, objectives of valuation of shares and need for valuation of shares, these points only you have to write। अगर शॉर्ट में भी अगर आया आपको objective of shares, valuation of shares, need and importance, you have to write this point only।
इट इज़ नीडेड फॉर द परचेजिंग द ब्लॉक ऑफ शेयर्स इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल। यहाँ पर कितने शेयर्स अपन खरीद सकते हैं, एक शेयर की वैल्यू मालूम हुई अगर अपन तो ब्लॉक ऑफ शेयर्स अपन खरीद सकते हैं उसके लिए। इट इज़ नीडेड फॉर कैरिंग आउट द असेसमेंट ऑफ स्टेट ड्यूटी गिफ्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बिजनेस का एक शेयर मालूम हुआ तो अपने को उसका कैसा है अपने को मालूम कर सकते हैं अपन, शेयर के हिसाब से शेयर्स गिफ्ट भी करते थोड़े लोग। इट इज़ नीडेड फॉर फॉर्मुलेटिंग अमालगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन स्कीम। दो कंपनियां अगर मिलना चाह रहे, ऑब्जर्व होना चाह रहे, तो जो है ना वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू मार्केट में कितनी है उस वो भी जो है सो काम आता है अमालगमेशन और ऑब्जर्प्शन के टाइम पे। इट इज़ नीडेड इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को समझाने के लिए, अगर कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे लोग तो जब भी शेयर की वैल्यू को मालूम करना रहता। इट इज़ नीडेड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनर्स ऑफ शेयर टू अदर। अगर आप एक शेयर्स कंपनी के खरीद लिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो शेयर्स आप एनी टाइम मार्केट में सेल कर सकते, तो वो मार्केट में जो खरीदने वाला है उसको अब प्रेजेंट शेयर की वैल्यू कितनी है मालूम होना रहता ना, तो वैल्यू ऑफ शेयर उसके लिए भी ज़रूरत रहती है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए। इट इज़ नीडेड इन केस ए बैंक अगर कुछ लोन देना चाह रही, सिक्योरिटी शेयर्स जो रहते हैं ना एक एसेट है अपने वास्ते, एक प्रॉपर्टी रहती है लोगों की, लीगल डॉक्यूमेंट है वो। अगर आपके पास 5 लाख के शेयर्स है अगर, तो आप कभी भी जाके बैंक में उसकी श्योरिटी पे 2 लाख लोन ले सकते बैंक से शेयर्स का दैट। तो वहाँ पर बैंक आपको लोन देने से पहले मार्केट में आपके शेयर की जो भी कंपनी है उसकी वैल्यू क्या है शेयर की, ज़रूरी रहता है लोगों को मालूम करना, तो लोन के लिए भी अपने को काम आता। इट इज़ नीडेड इन केस ऑफ कंपनीज नेशनलाइज्ड है, अगर कंपनी नेशनलाइज्ड कंपनीज भी रहते ना तो गवर्नमेंट जो है सो लोगों को कंपनसेशन देती, तो कंपनसेशन देते जब गवर्नमेंट उन लोगों को चेक करती कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कितना है। इट इज़ नीडेड फॉर द कन्वर्टिंग प्रीफरेंस शेयर्स। कंपनी के क्या क्या रहते हैं आपको शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स रहते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स। तो प्रीफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर को वोटिंग राइट नहीं रहता यहाँ पर। अगर इन लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना चाह रहे तो जब भी वहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर मालूम करना रहता। सो इट इज़ नीडेड फॉर कन्वर्टिंग प्रीफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इंटू इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसके लिए जो है सो अपने को ये यूज़ होता। नाउ विल सी द मेथड्स। मेथड्स में अपने को नेट एसेट बैकिंग मेथड, यील्ड मेथड, फेयर मेथड, ये अपन प्रॉब्लम में अगर आ गया तो भी आपको ये 3 मेथड्स का रहते, ठीक है। सो क्या है अपने को फर्स्ट नेट एसेट बैकिंग मेथड है। नेट एसेट बैकिंग मेथड में क्या रहता, पूरे एसेट्स को द नेट वैल्यू ऑफ द एसेट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है ना आपको प्रॉब्लम्स में, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये कैसा मालूम करते हैं अपन, एक टेबुलर फॉर्म में जो भी क्वेश्चन में अपने को टोटल एसेट्स देते हैं उसमें से लायबिलिटीज का पेमेंट करके प्रीफरेंस कैपिटल को पेमेंट करके अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से वो करते, ठीक है ना। वही फॉर्मूला आपको थियरी में लिखने का है। ये जो मेथड करते हैं आप, ये जो मेथड करते हैं आप, वही अपने को वहाँ पर फॉर्मूले के टाइप में लिखना है। एसेट्स ले लेते हैं अपन क्वेश्चन में से पूरे, उसमें से लायबिलिटी को माइनस करके प्रीफरेंस कैपिटल रहा तो वहाँ पर माइनस करके लेते हैं, दैट ओनली यू हैव टू राइट इट हियर। और योर फार्मूला नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी। इसका फायदा क्या रहता है, दिस मेथड हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ अमालगमेशन के और सुटेबल फॉर सिचुएशन लाइक कंपनी लिक्विडेशन हो रही तो ये नेट एसेट बैकिंग मेथड यूज़ करते हो लोग। नेक्स्ट आपका यील्ड बेसिस मेथड है। यील्ड बेसिस मेथड में क्या रहता है, अंडर यील्ड बेसिस मेथड द वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड कंसिडरिंग द फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यील्ड, ठीक है, उसमें क्या था अपने को नेट एसेट में खाली एसेट लायबिलिटी माइनस करना, प्रीफरेंस कैपिटल माइनस करना, क्या अपने को मालूम हो जाता है उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करे तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेटेड करना है कंपनी की। दिस मेथड इज नोन एज अर्निंग बेसिस मेथड भी बोलते हैं इसको, मार्केट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। द फॉलोइंग फॉर्मूला यूज होता है इसके लिए, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी रहती, ठीक है। उसके लिए अपने को एक्सपेक्टेड रेट होना, नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में रहता, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर भी क्वेश्चन में रहता है, एक्सपेक्टेड रेट आपको मालूम करने का रहता। तो एक्सपेक्टेड रेट के लिए फॉर्मूला क्या है आपको, अवेलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ये आपको प्रॉब्लम करते जब ये फॉर्मूला यूज है, अगर आपको प्रॉब्लम के बजाय थियरी आ गई तो आपको मेथड्स में जो भी फॉर्मूलाज याद है उसको वर्ड्स में लिख के वो फॉर्मूला डाल देना है बस आपको। दिस मेथड इज हेल्प, अब उसका 2 एडवांटेजेस लिख देना है। ये मेथड डिटरमाइन करता वैल्यू ऑफ शेयर्स की कंसिडरिंग फ्यूचर अर्निंग प्रॉफिट की विच इज एस्टिमेटेड बाय द कंपनी। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल होता वैल्यूइंग रिटर्न ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉपर्टी कुछ इन्वेस्ट करके रखे अपन तो उसके लिए ये मेथड बहुत सूटेबल है। नेक्स्ट है आपका फेयर वैल्यू मेथड। द फेयर वैल्यू मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द एक्चुअल फेयर वैल्यू बाय कंसिडरिंग द अबाउट 2 मेथड्स, ठीक है। फेयर वैल्यू मेथड ये भी एक थर्ड टाइप का मेथड है, लेकिन इसको करने के लिए नेट एसेट मेथड भी करते हैं, यील्ड वैल्यू बेसिस मेथड भी करते, दोनों के आंसरों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते फेयर वैल्यू मेथड में, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में फेयर वैल्यू मेथड आ गया तो प्रॉब्लम आपको 2 भी करना है, नेट एसेट मेथड भी करना है, अर्निंग भी करना है, उस फिर दोनों के आंसरों को डिवाइड कर दिया तो आपको फेयर आ जाता।
सो दिस मेथड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू मालूम हो जाती है बाय कंसिडरिंग द नेट एसेट बैकिंग मेथड को भी और यील्ड बेसिस मेथड दोनों को भी कंसीडर करके करते हैं यहाँ पर। दिस मेथड प्रोवाइड मोर एक्यूरेट वैल्यू मालूम होती है कंपनी की। अगर फेयर वैल्यू मेथड से कोई कंपनी शेयर कैलकुलेट कर रहे अगर, तो ये जो है सो एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होती है इसके अंदर। Now I suggest you to do only 2 problems to understand this 5th unit at this last moment. For valuation of shares, अगर आपके पास सिया का मटेरियल है, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 175, इसमें जो है ना आपको फेयर वैल्यू मेथड पूछे। फेयर वैल्यू मेथड में क्या रहता है, आपको दो भी मेथड्स जो है सो कवर हो जाते हैं। नेट एसेट भी मालूम हो जाता है आपको और एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न मालूम लेके जो मालूम करते अपन वो भी यील्ड वैल्यू बेसिस मेथड भी मालूम हो जाता। ठीक है ना। जस्ट रफली आई विल टोल्ड यू, ऑलरेडी आई विल अपलोडेड द वीडियो ऑफ 5th यूनिट एडवांस अकाउंटिंग, चेक कर लो आप लोग, वहाँ पर डिटेल में मालूम हो जाता आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो है सो आपको प्रॉफिट्स है। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर कभी भी क्वेश्चन में दिए तो समझना यील्ड वैल्यू मेथड है, क्योंकि नेट एसेट मेथड में खाली एसेट्स लायबिलिटी और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रहा तो रहता। तो पहले नेट एसेट मेथड में एसेट्स ले लेते अपन पूरे ये, उसके बाद जो है सो नेट एसेट्स मेथड में फिक्स एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटार्स, स्टॉक एंड गुडविल। फिक्स एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटार्स, स्टॉक, गुडविल। ठीक है, एसेट्स ले लेते हैं और लायबिलिटीज में खाली आउटसाइडर लायबिलिटी लेने का रहता। जनरल रिजर्व और डिबेंचर और इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेने का रहता। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। 3 चीज़ें वो ले लेने के बाद 4 आइटम्स, डिबेंचर्स आउटसाइडर लायबिलिटी ओनली एंड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। जनरल रिजर्व और कैपिटल ओनर का रहता है ये। ठीक है, यहाँ ये ले लेने के बाद आपको अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इतना ही करना रहता आपको नेट एसेट मेथड में। ठीक है ना। अगर यील्ड वैल्यू बेसिस मेथड रहा तो एवरेज प्रॉफिट देता आपको 3 ईयर्स का, डिवाइडेड बाई 3 कर लेके एवरेज प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिए तो 25% क्वेश्चन में रहता, वो माइनस कर देना, अवेलेबल प्रॉफिट आ जाता अपने को। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न का फॉर्मूला, अवेलेबल प्रॉफिट इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में रहता इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इनटू 100 करना है एक्सपेक्टेड रेट को, ये आ जाता। एक्सपेक्टेड रेट बस इतना ही है यहाँ पर। एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड और जो है सो कुछ भी अगर एडजस्टमेंट्स रहे वहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन वो है तो उसके हिसाब से देख लेना है। फिर अपने को एक्सपेक्टेड रेट आ जाने के बाद ये फॉर्मूला है एक्चुअली यील्ड वैल्यू पर शेयर का, एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट 11.72 आया, जो भी आता नॉर्मल रेट क्वेश्चन में रहता, पेड अप वैल्यू ये भी क्वेश्चन में रहती, इसको कर दे तो आ जाता। अब फेयर मेथड में ये दोनों आंसरों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, शेयर वैल्यू पर एसेट बैकिंग मेथड प्लस शेयर वैल्यू पर एज पर यील्ड बेसिस मेथड डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो आपको फेयर वैल्यू आ जाता। तो ये एक प्रॉब्लम कर लिए तो आपको तीनों मेथड जो है सो जस्ट नो आई एक्सप्लेन नो ऐसे वो पूरे कवर हो जाते वहाँ पर। और गुडविल के लिए आप जो है सो for good I have explained already all the problems just to show you I am showing this valuation of shares। अगर गुडविल का रहा तो पूरे एसेट्स ले लिए, इसमें लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देने के बाद प्रीफरेंस शेयर्स माइनस कर दिए, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर रहा था। सो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाई दिस इज व्हेन गुडविल इज कंसिडर्ड एट सेम वैल्यू इज गिवन इन द बैलेंस शीट। तो ये नेट एसेट मेथड है। आपको अगर डिप्रिसिएशन दिए तो माइनस करके जो है ना उसकी वैल्यू लेना रहता है यहाँ पर। Next is here, this is the question number 16 पेज नंबर 165। द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड, ये आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे दिए, एवरेज प्रॉफिट भी दे दिए यहाँ 3,50,000, मार्केट वैल्यू बिल्डिंग 12 लाख है, मशीनरी 3,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जब अपने को एसेट्स है यहाँ पर एसेट्स ले लिया है, बिल्डिंग, मशीनरी, करंट एसेट, इसमें जो है ना अपने को प्रीमियरी एक्सपेंसेस नहीं लेना रहता, इन्वेस्टमेंट नहीं लेने का है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेने का रहता वो। ठीक है, तो अपने को इसमें गुडविल नहीं लेने का है, बिल्डिंग, मशीनरी और करंट एसेट लेना है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड मालूम करें। लायबिलिटीज, डिबेंचर, आउटसाइडर लायबिलिटी 2 है, 2 ले लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, उसमें से लेस नॉन ट्रेडिंग इनकम, इंटरेस्ट ऑन जो है उसका इंटरेस्ट माइनस करना है सिर्फ आपको। ये एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में है 3,50,000 एंड उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिए 3 लाख आ गया, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख है, इसका हाफ ऑफ द 1,50,000 होता। ठीक है ना।
तो ये अपने को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम हो गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, 15% रेट ऑफ रिटर्न है अपने को। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1,66,500। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो भी अपने को परचेज ऑफ ईयर देता है वहाँ पर क्वेश्चन में, उससे जो है सो इंटू कर देना, ठीक है ना। ऐसा जो है सो गुडविल का प्रॉब्लम रहता आपको। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल मालूम करना है तो जस्ट एक्चुअल प्रॉफिट्स अपने को क्वेश्चन में जो भी दे दिए वो ले लेना। एक्स्ट्रा लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस क्वेश्चन में है यहाँ पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस 1000 माइनस ऐड कर लेना, वो इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर देना 3 ईयर्स का, 100 रुपीज़ है एवरी ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम। नॉन रिकरिंग इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, ये 750, इट इज़ रिलेटेड टू 2010 ओनली। उसके बाद ये टोटल प्रॉफिट 3 ईयर्स का ये प्रॉफिट ले लेके एवरेज प्रॉफिट आ जाता अपने को। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गुडविल, अगर सिंपल मेथड में दिए तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अगर दिए तो। सो ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी doubt ask me in the comments.